अभिनय एंड यू आर वॉचिंग नील नोट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिजेस, टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस और उसकी नेचर के बारे में। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैरिजेस। आज हम क्वेश्चन वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनका क्वेश्चन बनता है और हमें किस तरह से उसका आंसर देना है। 10 मार्क्स में बेसिकली क्वेश्चन बनता है। तो कुछ नहीं करना है हमको। दो तरह की फॉर्म होती है मैरिजेस की। एक होती है अप्रूव्ड फॉर्म और एक होती है अनअप्रूव्ड फॉर्म। जैसे कि आपको मीनिंग से पता चल रहा होगा, अप्रूव्ड यानी जो सोशली मोरली ठीक हो सोसाइटी में हमारी, और अनअप्रूव्ड यानी जो इलीगल हो, एक तरह से जो सोशली मोरली गलत हो हमारे। अप्रूव्ड में 4 तरह की मैरिज है जो आज भी हमारे यहाँ होती हैं, और अनअप्रूव्ड में 4 तरह की मैरिज है जो कि पूरी तरह से इलीगल है। कोई भी इस तरह की मैरिज करता है तो उसको सजा मिलती है भैया उस हिसाब से, और जो मोरली बिल्कुल गलत है हमारे यहाँ। सबसे पहले हम अप्रूव्ड फॉर्म की बात करेंगे। उसमें सबसे पहली मैरिज है ब्रह्मा मैरिज। तो ब्रह्मा मैरिज में दोस्तों क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कराता है जिसको वेदों की नॉलेज हो, और उस आदमी को वो जो है वॉलंटरली इनवाइट करता है कि वो आए और उसकी लड़की से शादी करे, और उसे एज अ गिफ्ट देता है अपनी लड़की को। और जो मेन फीचर है इस शादी का वो ये है कि जो लड़की का पिता है उसे कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलता है। वो कोई भी कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं करता है लड़के से कि मैं अपनी बेटी से आपकी शादी करा रहा हूँ और आप मुझे इसके बदले कुछ दें। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई ब्रह्म मैरिज की। अगली मैरिज है दिव्य मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो अपनी लड़की की शादी एक ऐसे प्रीस्ट से कराता है जो कि लड़की के पिता के लिए रिलीजियस एक्ट्स करे, रिचुअल्स करे फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, यानी उसके मरणोपरांत जो जो कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो लड़की के पिता को। अगली मैरिज है अर्षा मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है जी, लड़की का जो पिता है उसे वो जो अपनी लड़की की शादी है एक ऐसे व्यक्ति से कराता है, एक ऐसे इंसान से कराता है, एक ऐसे आदमी से कराता है जिससे उसको पेयर मिले काऊ का या बुल का, फॉर रिलीजियस पर्पज ओनली। ठीक है जी। उससे अपनी जो है बेटी की शादी कराता है। अगली जो फॉर्म ऑफ मैरिज है वो प्रजापत्य। प्रजापत्य फॉर्म जो कि आजकल हम लोगों को देखने को मिलती होगी। इसमें क्या होता है कि जो लड़की का पिता है अपनी लड़की को डेकोरेट करता है, अच्छे से कपड़े पहनवाता है और फिर उसकी पूजा करता है। ब्राइड ग्रूम दोनों साथ में पूजा करते हैं उसकी। ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की पूजा करता है लड़की का पिता, और मंत्र मंत्र की रिसाइटेशन होती है, और फिर दोनों को इस हिसाब से उनकी शादी कराई जाती है ताकि वो जो है एक प्रॉस्पर लाइफ और फ्लरिश लाइफ जिए। और इस मैरिज में ये नेसेसरी नहीं है कि जो जो ब्राइड ग्रूम है वो बैचलर हो। और इसमें कंसिडरेशन का ना होना, इस तरह से कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है जी। वो जो है हमने जैसा कि जाना था कि अर्षा मैरिज में था। ठीक है जी। और दैव्य मैरिज में भी था। ठीक है। प्रजापत्य में इस तरह का कुछ नहीं है। ये बहुत ही सोशली और मोरली मैरिज बिल्कुल ठीक मानी गई है। अब बढ़ते हैं हम अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज की तरफ। तो उसमें पहली मैरिज है असुरा फॉर्म्स की तरफ, असुरा मैरिज। In this form of marriage, bridegroom given as much as wealth as he could afford to the father and paternal kinsmen. The main feature of this marriage was the receipt of pecuniary benefits by the bride's parents mounted to a virtual sale of the bride. यानी कि जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो जितना हो सके उतनी वेल्थ जो अफोर्ड करता है वो अपने फादर, वो सॉरी लड़की के फादर और पेटर्नल किnsman यानी जो उसके रिश्तेदार हैं उसको देगा। और एक तरह से ये जो है वर्चुअल सेल है ब्राइड की, दुल्हन की। और यही उनका कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है लड़की के पिता और उसके रिश्तेदारों का, कि भाई उनको पैसा मिलता है उसके बदले, पेक्यूनरी बेनिफिट्स होते हैं। अगली फॉर्म ऑफ मैरिज है वह गंधर्व। इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज men and women unite by mutual consent. This marriage was contracted for the purpose of amorous
embraces and proceeded from sensual inclination. Amorous embraces का यहाँ पर मतलब है something indicating affection or desire, especially of sexual nature basically. एंड सेंसुअल इंक्लाइनेशन यानी कि जो अपोजिट सेक्स होता है या जो मेल फीमेल होते हैं जिनको देख के हमें कुछ फीलिंग आती है बेसिकली, अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेजेस में। ठीक है जी। तो ये म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होता है, इसमें कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं, कुछ भी कोई लेना देना नहीं होता लड़के के पिता का कुछ भी। तो ये जो मैरिज है अनअप्रूव्ड मानी गई है हमारी सोसाइटी में। अगली है राक्षस मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है जी कि जो लड़की होती है वो उसको किडनैप करा जाता है आफ्टर, जो उसके फादर होते हैं या जो उसके रिश्तेदार होते हैं उनको जो है बहुत बुरी तरह जो है युद्ध में हराया गया हो, या बहुत ज्यादा उनके घर में चोरी करी गई। बेसिकली जो पहले क्या होता था कि जिस चीज पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो अटैक्स होते थे, जो हम लोग जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे कि किलों में घुसकर उनकी जो औरतें थी उनको उठा ले जाते थे। ये माना गया, तो यही फॉर्म ऑफ मैरिज थी कि लड़की को उठा ले गए भाई जी, और उसके साथ जो है जबरदस्ती शादी करी। ठीक है। आफ्टर slain in battle or wounded after breaking the house, after her kinsmen and friends had been slain in the battle or wounded after breaking the house। यानी कि उसके रिश्तेदार और दोस्तों को जो है लड़ाई में हराने के बाद या मारने के बाद और घर तोड़ने के बाद उसको ले जाते हैं और शादी करते हैं। अगली फॉर्म ऑफ मैरिज है पैसाज फॉर्म। मोस्ट रिप्रेहेंसिबल फॉर्म है भाई ये, यानी कि बहुत ज्यादा मोरली रॉन्ग है। इस फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या होता है कि जो लड़की होती है जब वो सो रही होती है या उसे जब वो ड्रंक होती है तो उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। तो जी ये सबसे मोरली रॉन्ग मैरिज है हमारे यहाँ, जो कि अब अनअप्रूव करी गई है। तो ये थी जी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। अब हम बात करते हैं डिफाइंड मैरिजेस एंड इट्स नेचर। हिंदू मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्रेमेंट। जी रघुनंदन थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी हिंदू मैरिज की वो ये थी कि फाइंड फादर फाइंड it is a prize duty of father to find bridegroom for her daughter, okay, which is a prize duty of a father, and do kanyadan of her daughter to the bridegroom and accept it as a gift। यानी कि फादर की एक प्राइज ड्यूटी है अपनी लड़की के लिए कि वो उसके लिए एक लड़का ढूंढे, और वो लड़का जो है डॉक्टर को एक्सेप्ट करे एज अ कन्यादान। फादर की ड्यूटी है क्या ढूंढे जी? ब्राइड ग्रूम ढूंढे। किसके लिए जी? लड़की के लिए जो कि ब्राइड है। अब वो लड़की क्या क्या करेगा? कन्यादान करेगा, और वो जो है ब्राइड ग्रूम एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा, एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा ब्राइड ग्रूम। ये जो गई डेफिनेशन की बात अगर अकॉर्डिंग टू रघुनंदन। अगर हम बात करें ऋग्वेद के अकॉर्डिंग तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर टू ब्रिंग अप हर डॉटर, यानी कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने बच्ची को बड़ा करे। ठीक है। एंड इट इज द एब्सोल्यूट राइट, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट राइट ऑफ द फादर कि भाई जी उसकी जो ये राइट है कि उसकी शादी करे, और यहाँ पर डॉटर की जो असेंट है वो मैटर नहीं करती है। ठीक है जी। फादर जो है एक वर्चुअस पर्सन ढूंढेगा, ठीक है, लड़की के लिए अपने ब्राइड ग्रूम ढूंढेगा, और सेम यहाँ पर ब्राइड को जो है एज अ गिफ्ट दे देगा ब्राइड ग्रूम को इन फ्रंट ऑफ फायर गॉड, कन्यादान करेगा उसका। ठीक है जी। फिर से अगर देखें अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर टू ब्रिंग अप अ डॉटर एंड फाइंड अ वर्चुअस पर्सन ऑफर फॉर हर मैरिज। Bridegroom accept the bride as a gift in front of fire god, and it is the almost absolute right of a father to find a bridegroom for her daughter, and her assent is not matter here। ठीक है जी। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात।
अगर हम बात करें नेचर की, तो हम यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे नेचर की। सबसे पहले कि भाई वेदों के अकॉर्डिंग क्या उसका नेचर है, और आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट क्या हुआ। अगर आप में से कई लोगों को पता हो तो डाइवोर्स की जो है हिंदी टर्म नहीं होती। डाइवोर्स डाइवोर्स लोग कहते हैं कि हिंदी में डाइवोर्स को तलाक कहते हैं। नहीं जी, तलाक उर्दू शब्द है। हिंदू लॉ में जो हमारे वेद हुआ करते थे उनमें डाइवोर्स का कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना ही नहीं था। क्योंकि जो मैरिज है अकॉर्डिंग टू वेदास, इन अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे सोशल लाइफ में। ठीक है जी। और एक ही बार शादी होती है, और सात 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 जन्मों का, सात जन्मांतरों का हमारा जो है रिश्ता होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू वेदास अगर हम देखें तो मैरिज हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोशल लाइफ, एंड इट इज सोलोमनाइज्ड वंस फॉर ऑल। Or religious ceremonies and rites are to be performed by Hindu in comparison of his wife, otherwise they will not be bear fruits। यानी कि जो भी राइट्स करेगा एक हिंदू, वो उसके जो है बेटर हाफ के साथ में होनी चाहिए, अदरवाइज उसके जो फ्रूट्स हैं वो नहीं मिलेंगे उसको। ठीक है जी। कंपेनियन में जो है साथ में करने चाहिए उसको, ये लिखा गया है वेदांत में। बट आफ्टर द इनैक्टमेंट क्या हुआ, जो है जो मैरिज है वो नो वॉज नो लॉन्गर रिमेन सेक्रेमेंट, यानी जो पवित्र रिश्ता नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जी प्रोविजन आ गया डाइवोर्स का, 13 सेक्शन 13 एंड 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स ले सकते थे। री मैरिज ऑफ अ विडो वुमन और अ विडोअर इज पॉसिबल नाउ, पहले जो कि नहीं था। एंड इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर लैकिंग इन द हिंदू मैरिज। जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो लैक कर रही थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। ठीक है जी। अगर हम बात करें केस लॉज की, तो पहला केस है हमारा मनमोहंती वर्सेस बसंत कुमार। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन हिंदू मैरिज इज अ सेक्रेमेंट, यानी ये देखा गया कि जो हिंदू मैरिज है वो एक पवित्र रिश्ता है। अ यूनियन एंड अ यूनियन ऑफ फ्लैश विद फ्लैश, यानी जो विद बोन एंड विद बोन टू बी कंटिन्यूड इवन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि जो अगली जो दुनिया होगी, जो भी अगला जन्म होगा, हड्डियों से हड्डियों का, मांस से मांस का रिश्ता है ये माना गया इस लॉ केस में। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, A man is the only half of himself, यानी कि जो एक आदमी है वो सिर्फ अपना सिर्फ आधा है। वो तभी पूरा होगा, मतलब वो तभी पूरा होगा जब तक उसकी शादी नहीं होती, जब तक उसकी शादी होती है बेसिकली। अगला केस लॉ है शिवनंदी वर्सेस भगवंत है में। कोर्ट observed that marriage is binding for life because the marriage rite completed by Saptabati before the consecrated fire creates a religious tie, and a religious tie when once created, one cannot be untied। यानी कि जो मैरिजेस के रिचुअल्स होते हैं वो एक सप्तपदी के थ्रू होते हैं, फायर गॉड के सामने होते हैं, और एक बार हो गया वो दोबारा जो है उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जी कंक्लूजन क्या निकलता है नेचर का, आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं यहाँ पर कि भाई नेचर क्या है बेसिकली। तो अब हम इसको और अच्छे से जान लेते हैं। कंक्लूजन की बात करें, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज वाज नॉट only got done for legislation of children, and even not only for emotional gratification, it was not a contract but a sacrament। यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उससे पहले वो सेक्रामेंट था। सिर्फ ये नहीं था कि भाई लेजिस्लेशन करना है हमें बच्चों का। Jurists also state that it is a kind of a contract because Kanyadan is a gift from father to bridegroom, and he accepts that, and in civil contract and gift need no consideration, but still it is a contract because acceptor is here and donor is here। In 1955, Hindu Marriage Act came into existence, in which it is stated that if a marriage so by mutual consent they can divorce, so here the sacrament character was undermined। तो अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, एक बहुत छोटा कंक्लूजन निकालें, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 उसमें डाइवोर्स का जो है प्रोविजन आ गया। ठीक है जी। इसके बाद से जो सेक्रेमेंट का जो, क्योंकि ये माना जाता था कि जो एक रिश्ता है पति पत्नी का, वो सेक्रेमेंट है बहुत ज्यादा, सात जन्म जन्मांतर का जो है साथ है, वो कभी अलग नहीं हो सकते।
हिंदू लॉ में डाइवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी, पर हिंदू मैरिज एक्ट आया और डाइवोर्स को लाया, और जो है जो सेक्रेमेंट एक्ट था वो अंडरमाइंड हो गया हिंदू मैरिज का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप you like the video. Please do comment, subscribe and share. Thank you.